हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गेट डीए। डीए मतलब डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2027 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एआई में। ऑब्वियसली मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आएगा, लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। लेकिन आप भरोसा क्यों करोगे? कल के दिन कोई भी बोल सकता है ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा ये आ सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद गेट दिया है, देन 4th रैंक भी लाया है, देन एमटेक भी किया इसी फील्ड में, देन उसमें इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट है। सो बेस्ड ऑन माई एजुकेशन, देन माई एक्सपीरियंस एंड करंटली मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट भी वर्क कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस में जो भी टॉपिक्स आ रहा है उसके बेसिस में मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो मैंने इस फील्ड में इस टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। देन जो आपको ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि एआई फील्ड में जाना है, लेकिन एआई भी वास्ट फील्ड है, जरूरी थोड़ी ना एक ही फील्ड है। इसमें आपका एमएलओस भी आ जाता है, देन आपका डेटा साइंटिस्ट आता है, एआई इंजीनियर आता है, मशीन लर्निंग आता है, डीप लर्निंग आता है। किस फील्ड में जाना है जरूरी थोड़ी ना है। सिर्फ आपको एआई के बारे में बता देगा, अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। तो कुछ भी आपको जानना है तो कॉल करके या ईमेल या आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसमें भी गाइड दे दूंगा। पढ़ा पढ़ा तो सभी रहे, यूट्यूब में 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको, 50 आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो आपका डेटा साइंस से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बता पा रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस नॉलेज, क्योंकि मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसके बेसिस में मैं आपको बेस्ड ऑन ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपका जो कोर्स है इसके रिगार्डिंग मैंने कोर्स, ऑब्वियसली ये कोर्स में सिर्फ मैं गेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आएंगे एडिशनली आपको जो भी डिस्कस करना है आप कभी भी कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। नॉमिनल प्राइस है 4,999 में स्ट्रक्चर्ड वीडियोस अवेलेबल है। देन इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज फ्रीली अवेलेबल है, उसको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। ये तो आप बिल्कुल ही देना, भले आप कोर्स कहीं से भी ले लो या नहीं लेना तो भी मत लो, या टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ही देना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देन आपको कोर्स लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आएगा कि नहीं, तो आपको डेमो वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, या आप वेबसाइट यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है, यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो उसके बेसिस में कोर्स परचेस कर सकते हैं। देन आपको नोट्स भी है, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, सभी टॉपिक से फ्रीली अवेलेबल है। ऑब्वियसली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है आपको, लेकिन नोट्स अवेलेबल है, पूरे टॉपिक कवर है। लेकिन नोट्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता, वीडियोस में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको कोर्स परचेस करना है तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये आपको कॉल, व्हाट्सएप या कहीं पर भी कॉन्टैक्ट करके या इवन साइट में जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2027 में गेट डीए में क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, if heuristic HN overestimates two remaining costs, A star search may lose completeness only, optimality only, both completeness and optimality only, time complexity only। अब जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कराता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा, जैसे ए स्टार है तो ये किसका टाइप है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताते जाऊंगा, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। बिल्कुल ही नहीं आता होगा तो आपको तो कोर्स ही देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं आता, आपको टाइम नहीं है तो आप देख लो, क्या पता कुछ जो मैं रिवीजन कर रहा हूँ कुछ तो समझ में आ जाएगा। तो आपका सर्च है, सर्च क्या रहता है, टोटल 3 टाइप्स के रहते हैं। आपका अनइन्फॉर्म्ड रहता है, देन आपका इन्फॉर्म्ड रहता है, और आपका एडवर्सरियल रहता है। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड में क्या बोलता है कि आपके पास एडिशनली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सपोज आपको गोल के पास जाना है ना, तो आपको स्टार्ट पॉइंट से गोल में जाना है, तो किस तरीके से जाना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या करते हो, सब रास्ता ट्राई करते हो। इन्फॉर्म्ड क्या बोलता है, मेरे पास कुछ आपको नॉलेज है, तो मैं स्टार्ट से किया यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, या स्टार्ट से भी अब मेरे को गूगल मैप से देख लिया, कहीं से देख लिया मैंने, या मैंने किसी से पूछ लिया, तो मेरे को हल्का फुल्का नॉलेज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो नॉलेज है एक्स्ट्रा, वो एक्चुअल नहीं है, वो आपका ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक एच ऑफ एन, तो एन से जी में जाने का एच ऑफ एन, वो आपका ह्यूरिस्टिक होता है। ठीक है, एक आपका होता है एडवर्सरियल। तो एडवर्सरियल में आपके मल्टीपल प्लेयर्स है, एक प्लेयर रहता है आपका जो जीतने की कोशिश करता है, मैक्सिमाइज करता है, जो रिमेनिंग प्लेयर्स है वो आपको उसको हराने की कोशिश करते हैं, तो आपका एडवर्सरियल। तो यहाँ पर क्या पूछा, ए स्टार एच एन मतलब ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक किस में आ गया, ये आपका इन्फॉर्म्ड सर्च में आ गया, मतलब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब बोला है वो अगर आपका ओवर एस्टिमेट कर जाएगा तो क्या प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, तो क्या प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा उसके पहले ये पता रहना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी होता क्या, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्टिमैलिटी ये बोलता है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाऊं तो शॉर्टेस्ट पार्ट में चले जाऊं, ये आपका ऑप्टिमैलिटी होता है। कंप्लीटनेस क्या बोलता है, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाऊं तो जरूर पहुंचूंगा, ऐसे नहीं कि कहीं फंस जाऊं, ऐसे नहीं कि यहाँ गोल गोल चक्कर मारते जाऊं, ठीक है, कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो कंप्लीट बोलता है कभी ना कभी तो पहुंचोगे। ऑप्टिमैलिटी बोलता है कि पहुंचोगे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचोगे। ठीक है, ये हुआ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है डीएसए में कितना टाइम लगेगा, वो है ना, ये हुआ। अब बोला है कि जो एच एन है ओवर एस्टिमेट करा, तो एच एन का दो प्रॉपर्टी रहता है। दो प्रॉपर्टी क्या रहता है, एक रहता है आपका रहता है कंप्लीटनेस, सॉरी कंप्लीटनेस ही कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट, और दूसरा प्रॉपर्टी रहता है एडमिजिबल। ठीक है, एडमिजिबल। तो एडमिजिबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो कंसिस्टेंट इज अ सबसेट ऑफ एडमिजिबल, है ना, तो कंसिस्टेंट रहेगा तो एडमिजिबल रहेगा ही रहेगा। तो एडमिजिबल क्या बोलता है, सपोज मैं स्टार्ट करूं और यहां पर गोल पे जाऊं, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है सपोज उसका एक्स है, तो जो ह्यूरिस्टिक होगा ना, ह्यूरिस्टिक क्या है, वो हमेशा लेस देन एक्स होना चाहिए, वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। तो आपका ए स्टार में अगर आपका ह्यूरिस्टिक जो है, आपका जो ह्यूरिस्टिक है वो एडमिजिबल रहेगा, अगर एडमिजिबल रहा तो आपका जो ए स्टार प्रॉपर्टी रहेगा वो ऑप्टिमल हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्टिमल, अगर ह्यूरिस्टिक रहा तो। लेकिन अगर ओवर एस्टिमेट कर जाएगा, ओवर एस्टिमेट करेगा मतलब आपका एडमिजिबल नहीं है, एडमिजिबल नहीं है तो ओवर ऑप्टिमलिटी नहीं रहेगा, ऑप्टिमल नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। कौन सा लूज करेगा, ऑप्टिमलिटी को लूज कर जाएगा। अगर एच एन आपका ह्यूरिस्ट एडमिजिबल है तो ऑप्टिमलिटी रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, सिंपल है, तो ये बी को लूज कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा टच कर दिया एडमिजिबल। एडमिजिबल क्या रहता है, ये आपका लेस देन होना चाहिए। कंसिस्टेंट क्या रहता है, पूछा नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एच एन एडमिजिबल के बारे में बोलता है। ठीक है, एडमिजिबल रहेगा तो ऑप्टिमल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट आगे बताया गया, बोला गया, क्वेश्चन में आएगा तो वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं यही कर देता। विच आर ट्रू फॉर डीएफएस, विच आर, ये ध्यान रखना, आर बोला है मतलब मल्टीपल चॉइस, सॉरी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। गेट में तो मेंशन रहता है, तो भी ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं पहला पढ़ो ये सही है, इसको मार्क करके आ जाओ आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है, टाइम प्रेशर में ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये कैसे अवॉइड करेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अवॉइड होगा। ठीक है, डीएफएस के बारे में बोला, डीएफएस किसके अंदर आता है, ये आपका अनइन्फॉर्म्ड, अभी आप पढ़े ना, अनइन्फॉर्म्ड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहां से सपोज आपका बेस्ट एग्जांपल है डीएफएस में आपका ये रहता है। ठीक है, ये आपका गोल है, तो गोल कहीं से, गोल सपोज आपको मंदिर जाना है, एक मंदिर ये है दूसरा मंदिर है, कोई मंदिर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या बोलोगे, मैं सबसे पास वाला जाऊंगा ना, तो अगर ऑप्टिमल है तो यहां से यहां जाएंगे तो ये आपका ऑप्टिमल होगा, तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए। लेकिन डीएफएस कैसे जाता है, पहले आपका यहां पर गया फिर यहां गया, तो जैसे यहां पर बोला ये बोलेगा मैं तो मंदिर पहुंच गया, मैं आगे क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगा, तो ये यहां गया, लेकिन वो उसको दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ। तो आपका जो बीएफएस है ना, ये डीएफएस रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, बीएफएस क्या बोलता है, मैं तो लेवल ऑर्डर सर्च करूंगा, डीएफएस क्या बोलता है, मैं डेप्थ ऑर्डर सर्च करूंगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस विड्थ, सॉरी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो आपका पहला ब्रेड किया, ये जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, तो लेवल वाइज ट्रेवल करता है, इसके चिल्ड्रन हो गए, ये पूरा फिर उसके चिल्ड्रन जाएगा, तो यहाँ पर पहुंच गया, तो क्या हो गया, ये बोलेगा मैं तो इसके कारण ऐड हूँ, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया ना। तो बीएफएस क्या रहता है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। और ये ध्यान रखना, मैं हम अनवेटेड ग्राफ के बारे में बात करूँ, यहाँ पर सभी जो एज है वो आपके वेट्स है वो इक्वल है, या तो इक्वल है या तो कोई वेट असाइन नहीं है, कोई वेट असाइन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीएफएस ऑप्टिमल रहता है। डीएफएस क्या रहता है, ये आपका अनऑप्टिमल रहता है, ऑप्टिमल नहीं रहता, नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, दूसरा डीएफएस का क्या है, ये आपका कंप्लीट नहीं रहता, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट क्या बोलता है, आंसर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं सपोज इसी को चेंज करूं, इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे करूं, तो यहां से इधर गया, डीएफएस का बता रहा हूं, फिर नीचे गया डेप्थ वाइज, फिर यहां गया, फिर यहां से बोलेगा फिर तो मैं यहां जाऊंगा ना, तो ऐसे क्या करेगा, ये घूमते रहेगा, तो कभी, अच्छा ये गोल नहीं है अभी, ठीक है, ये एग्जांपल के सिर्फ यही गोल है, तो इसको यहां पहुंचना है, तो घूमते ही रहेगा, फिर कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन बीएफएस क्या बोलेगा, पहले यहां गया फिर यहां गया, तो लेवल वाइज ट्रेवर्स करता है, ध्यान रखना, तो ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर यहां रहता ना तो यहां जाता, फिर उसके नीचे जाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं वापस ऊपर जाता, तो वो लेवल एक में जहां विजिट करेगा वापस वहां नहीं जाएगा, उसके नीचे ही जाएगा। तो बीएफएस क्या रहता है, ये आपका नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, नॉट कंप्लीट, ये मैंने कंप्लीट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये आपका कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, तो ये क्या रहता है, ये कंप्लीट रहता है। तो आप बोलोगे ये ऑप्टिमल भी है कंप्लीट भी है, तो मैं हमेशा बीएफएस करूंगा ना, डीएफएस क्यों जाऊं, डीएफएस में तो सब डिसएडवांटेज ही है, लेकिन उसका एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज क्या है वो देखते हैं डीएफएस का। हाँ ठीक है, एक और बना देते हैं। तो बीएफएस क्या बोलेगा, पहले मैं इधर गया तो इसको नोट बनाते, ए बी सी डी ई, तो ए गया, फिर वो ए के चिल्ड्रन ऐड करेंगे, तो बी सी चले गया, बी तो ए तो विजिट करेगा तो कैंसिल करेंगे, बी पे विजिट कर गया तो क्या करेंगे, बी के चिल्ड्रन ऐड कर देंगे, तो डी ऐड कर दिए, सी तो पहले से ही था, तो ठीक है, सी पे बी के कारण डी ऐड किया, सी को विजिट कर गए, सी के कोई चिल्ड्रन नहीं तो डी के कर दिए। ठीक है, तो इसमें देखोगे हर नोड को हम स्टोर करते जा रहे हैं, मैं अगर इसमें और नोड बना दूं एफ जी, तो ये सी के कारण एफ और जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक नोड स्टोर की, यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 4 की, नीचे सबके चिल्ड्रन रहते तो आपके 8 हो जाते, तो ऐसे क्या करके हर नोड को आपको स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन डीएफएस कैसे करेगा, सपोज ए पे ट्रैवल किया, ए किस पे ले जाएगा, बी पे ले जाएगा, ठीक है, बी किसको स्टोर करेगा, ए बोलेगा मेरे 2 चिल्ड्रन है, तो पहले सी को करेगा, वो ऐसे स्टोर करता है, सी और बी को स्टोर किया, लेकिन पहले किस पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा। ठीक है, पहले बी पे गया,
फिर आपका सी तो स्टोर रहेगा ही रहेगा, फिर बी क्या बोलेगा, डी और ई और डी को ऐड करो, क्योंकि ऐसे गया ना, ये सी वाला को ऐड नहीं करेंगे, सी यहाँ पर ही है, ई और डी को ऐड करो, तो फिर किसको करेंगे, फिर डी पे जाएगा। तो ध्यान देखो, पहले यहाँ पर गए स्टोर दोनों के लिए किया, लेकिन यहाँ पर विजिट किया स्टोर, ये तो इसके चाइल्ड को किया, पूरे एफएलजी को नहीं किया, सिर्फ इसको किया, लेकिन यहाँ पर जाएगा, तो ऐसे करके डेप्थ वाइज जा रहा है। और स्टोर किसको कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर दो को किया, फिर दो को किया, फिर दो को करेगा, सबको नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, मेमोरी का एडवांटेज होता है, कम स्टोरेज लगता है, ये ध्यान रखना। इसका डीएफएस का सिर्फ एक एडवांटेज है कि लेस मेमोरी लगता है, ठीक है, लेस मेमोरी लगता है, ठीक है। तो मैंने तो बता तो दिया बीएफएस, मैं थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, पूरा समझ में आना चाहिए बीएफएस डीएफएस। मैं एक एक प्रॉपर्टी को आराम से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। सपोज ये हुआ, तो ये कैसे गया, ए बी सी डी ई, ये भी बना देता हूँ, एफ जी। तो स्टोर कैसे करता है, पहले ए गया, तो ए को कैंसिल करो, अपने चाइल्ड को स्टोर करेगा, फिर किसको लोगे, सी को लोगे, बी को लोगे, पहले बी को लोगे, पहले जो ऐड हुआ उसको लोगे, तो यहाँ पर फिर डी सॉरी सी तो यहाँ पर आया, सी के आगे डी ई हो गया, फिर सी को कैंसिल करोगे, फिर डी ई एफ जी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले जिसको ऐड किए हो उसी को कैंसिल करते जा रहे हो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। तो जो बीएफएस किस पे लगता है, फीफो लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर किस पे, ये आपका तो टेक्निक है, लेकिन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगता है, क्यू लगता है, ये ध्यान रखना। ये कैसे याद रखोगे, सपोज बी है, बी से क्या याद आता है, बस है, बस स्टॉप पे खड़े हो तो प्रॉपरली लाइन लगा रहता है ना, ये आपका बस स्टॉप है, ये आपके रोड है, तो यहाँ पर लाइन लगा रहता है, तो पहले अंदर कौन जाएगा, जो पहले लाइन पे खड़ा है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपका फिफ हो गया। डीएफएस क्या है, उल्टा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, डी से क्या याद, दारू, दारू को क्या हम कहीं पर सपोज दारू की पेटी, तो एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, ये स्टैक, एक के ऊपर स्टैक करते जाएंगे, तो ऐसा स्टैक, तो पहले किसको लेंगे, पहले तो आप इसको रखें, लेकिन लेंगे कैसे, पहले इसको लेंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे याद कर सकते हो। अब स्टोर कैसे करेंगे, पहले ए को किए, फिर ए को कैंसिल किए, फिर सी और बी, ऐसे गए सी और बी, तो आपका सी बी आया, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पर भी दोनों को किए, यहाँ पर भी दोनों किए, लेकिन अंतर क्या, नीचे पता चलेगा। अब बी को कैंसिल किए, पहले, अभी इसको पहले को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, पहले जो लास्ट में है उसको करते हैं, ठीक है, जो लास्ट में है। अब यहाँ पर सी तो पहले सही है, फिर लास्ट में डी और ई और डी, इसके चाइल्ड क्या, ई डी, लेकिन स्टोर ऐसे करेंगे, तो इसके चाइल्ड पे होता गया, ठीक है। इसको जब कब करेंगे, जब सी पे आएगा, लेकिन पहले डी को करेंगे, फिर ई को करेंगे, बाद में सी को करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टैक हो गया, तो ये आपका डीएफएस स्टैक, दारू, स्टैक ऑफ दारू, ऐसे याद रख सकते हो। डी से दारू, दारू का पेटी है, उसको एक के पर एक रख रहे हैं, पहले किसको उठाएंगे, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको बीएफएस डीएफएस का सब प्रॉपर्टी पता चल गया, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। यूजेस स्टैक इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएफएस। डी से दारू, दारू की पेटी एक के ऊपर एक रख रहे हैं, उठाएंगे किसमें, सबसे जो लास्ट में ऐड किए, लास्ट में मतलब आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये किसमें था, स्टैक ऑफ पेटी, तो स्टैक यूज करते हैं, ये तो सही है ना। और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ऑल लिख सकते हैं। ऑलवेज कंप्लीट होता है क्या, नहीं, अगर आपका यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर ग्राफ ये आपका गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है, तो कंप्लीट नहीं होता, बी आपका रॉन्ग है। मे फेल इन इनफाइनाइट डेप्थ सर्च, इनफाइनाइट डेप्थ रहेगा तो फेल हो जाएगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट डेप्थ रहेगा तो फेल हो जाएगा, वहीं जाते जाएगा। रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन बीएफएस, डीएफएस का एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लेस मेमोरी रहता है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ए सी डी आगे बढ़ गया, पूरा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, भले जरूरी नहीं तो भी जा रहा हूँ, ताकि आपका रिविजन प्रॉपर्ली हो। इन Bayesian network A and C are, तो Bayesian network है A and C, always dependent, independent unless B observed, independent even after observing B, dependent only if B observed। तो आपका पूछा गया, मेन चीज क्या पूछा, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो Bayesian नेटवर्क में नॉर्मली 3 नेटवर्क्स रहते हैं, तो ध्यान रखना आपका, एक रहता है चेनिंग, फिर रहता है आपका फोर्क, फोर्क क्या रहता है, थोड़ा कांटा चम्मच वैसा टाइप का ना, फोर्क, और एक लास्ट रहता है आपका ये रहता है आपका, ये रहता है आपका कोलाइडर, ठीक है, कोलाइडर, सीएफसी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। केएफसी रहता है ना, केक को हटा दो, सीएफसी, चेनिंग फोर्क कोलाइडर। चेनिंग क्या बोलता है, ए से बी आया, बी से सी आया, ठीक है, ऐसा रहा, तो ये तीनों क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। फोर्क क्या बोलता है, फोर्क क्या रहता है, कांटा चम्मच ऐसा रहता है ना, कुछ ऐसा रहता है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, एक नोड ऊपर रहेगा, फिर ये बी और ये सी, ये थोड़ा कांटा चम्मच जैसे हो गया, ठीक है। कोलाइडर क्या हुआ, इसका उल्टा रहता है, तो सपोज ये जो है आपका तो ए सी ये ऊपर रहेंगे और ये आपका बी रहेगा,
ठीक है, ये हुआ। तो आपका जो ये रहता है ना, डिपेंडेंट रहते हैं तीनों, ये भी क्या रहते हैं, बी एंड सी, ये भी आपके डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। तो चेन और फोर्क सेम जैसे रहता है, दोनों डिपेंडेंट रहते हैं, ए और सी इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, ए एंड सी इंडिपेंडेंट। तो ये यू बनता है ना, यू क्या बोलता है, ये उल्टा रहेगा, बाकी से उल्टा रहेगा, इसलिए इंडिपेंडेंट, ये बाकी इन दोनों में डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन आपको ये तो पता चल गया इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट यहां पर भी है, इंडिपेंडेंट यहां पर भी है, लेकिन कौन, अनलेस बी ऑब्जर्व इवन आफ्टर ऑब्जर्विंग बी। तो बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब पता रहेगा, पता रहेगा तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ तो कंडीशन नहीं है। लेकिन चेन क्या बोलता है, ये डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन अगर बी पता चल गया ना तो ये दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा, जैसे कुछ पता चल जाता है उल्टा हो जाता है। ए पता चल गया, ये पहले क्या डिपेंडेंट था, अब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले से इंडिपेंडेंट है ना, तो बी पता चल गया तो ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब डिपेंड, ऑलवेज डिपेंडेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन कब तक, जब तक बी पता ना हो, अनलेस बी ऑब्जर्व, तो ये बी सही होगा, इंडिपेंडेंट इवन आफ्टर ऑब्जर्विंग बी। अगर बी पता चल गया, पहले तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उल्टा रहता है, बाकी सब पहले ही डिपेंडेंट रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, उल्टा रहता है, लेकिन बी पता चल गया तो डिपेंडेंट बन जाता है, तो ये तो सही नहीं रहेगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग बी वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। डिपेंडेंट ओनली इफ ए ऑब्जर्व, ए ऑब्जर्व से कुछ होगा क्या, ए ऑब्जर्व से कुछ नहीं होगा, बी ऑब्जर्व से ही होगा, बीच वाला नोड, ठीक है, बीच वाला नोड, है ना, ऐसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ A 0.7 है, P ऑफ B 0.6 है, P ऑफ A यूनियन B 0.9 है, P A इंटरसेक्शन B निकालना है, सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, A इंटरसेक्शन B आपका रहता है P ऑफ A यूनियन B से करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला उनका क्या पता, कंफ्यूज हो, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस सॉरी माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B, ठीक है, सिंपल है, मैथ से पढ़ते हैं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 प्लस 0.6 माइनस आपका 0.9 ये भी दिया है, तो इसका ऐड करो तो 0.15 आ जाएगा, 0.5 माइनस 0.9 0.13 आएगा, 0.13 माइनस 0.9 0.4 ये आ गया, ठीक है। तो 0.4 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, ये A है, ये B है, तो A यूनियन भी पूरा में आएगा, और ये क्या हो गया, ये आपका इंटरसेक्शन है, तो पूरा दिया है, तो पूरे में A की तरफ से भी ऐड हो रहा है, 2 की तरफ से भी ऐड हो रहा है, तो इंटरसेक्शन के कारण तो इन यूनियन में 2 बार ऐड हो जाता है, तो इसीलिए एक बार माइनस करते हैं, जो इंटरसेक्शन है ना एक बार माइनस करते हैं, ये वाला हिस्सा A के कारण भी ऐड हो जाता है, B के कारण भी ऐड हो जाता है, ठीक है, वही है। तो सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है, याद नहीं हो तो इनके से याद रख सकते हो, लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, है ना। सो विच स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्वल आता है, इसके 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 क्यों इसके इक्वल आता है, ये क्या, पहले तो ये क्या डिनोट करता है, ये आपका इंप्लीकेशन डिनोट करता है, ठीक है। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्वल बोलता है कि इक्वल होना चाहिए, ये आपका ऑपरेटर नहीं है, अगर ये बोल दिया, अगर ये लिख दिया किसके इक्वल है तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब या तो फॉल्स देगा या तो ट्रू देगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो ये क्या इंप्लीकेशन क्या बोलता है, इफ P देन Q, इफ P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही चाहिए, इफ P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही चाहिए, अगर ये है तो आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, तो फॉल्स आ जाएगा, है ना। लेकिन एक और केस हो सकता है ना, जब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन तो बोलता नहीं, इफ P देन Q, अगर P ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो कुछ उसको आपका जो कंडीशन है उसको ब्रेक करेगा क्या, ब्रेक नहीं करेगा, तो अगर ये फॉल्स हो गया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहेगा, फिर उसको पता नहीं, फिर उसको मतलब नहीं है कि Q क्या हो, P अगर फॉल्स है तो ये ट्रू ही रहेगा, तो ये आपका ट्रूथ टेबल है। तो किससे मैच करेगा, ठीक है, पहला कंडीशन ये देखते हैं, आपका नॉट P बना लेते हैं यहाँ पर, बाकी सब तो बना ही है, इसको यही से यूज कर लेंगे नॉट P, तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हो गया, है ना। अब इन दोनों का और बनाते हैं, इन ये और है ना, तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो ये दोनों, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, तो इसको मैच करो, सेम हो रहा है क्या, ये इन दोनों के, ये दोनों मैच है क्या, ये तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये तो पहला ही सही हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो ट्रूथ हमेशा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, कि बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, सपोज ये आपका और है तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। ये कब फॉल्स होगा, जब ए P ट्रू हो और ये फॉल्स हो, सपोज ये आपका फॉल्स है, सॉरी P फॉल्स है, तो नेगेशन P को जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू हो तो ट्रू रहेगा जाएगा, तो ये भी तो ये बोलता है ना, अगर P फॉल्स है तो ये तो ट्रू रहेगा जाएगा, ये भी ये बोल रहा है कि अगर P फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये और है तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये कंडीशन दोनों ट्रू है, ये ट्रू है, P ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, तो अब Q पे डिपेंड करेगा, ये तो फॉल्स हो गया, अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, मतलब Q पे डिपेंड करेगा, Q जो भी है वही आंसर रहेगा, तो ट्रू में ट्रू आता है, फॉल्स में फॉल्स आता है, ठीक है, तो सेम है, तो A इज द करेक्ट आंसर।
तो ये आपको पूरा पता रहना चाहिए। वैसे तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको रख लेना, ठीक है, नोट्स में बना लेना, इसको रख लेना, जहां पर भी पी पहले है उसका नेगेशन कर दो, और ये और क्यू करोगे तो ये आपका इंप्लीकेशन के इक्वल रहता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट रहता है, ठीक है। अब पूछा है विच आर एग्जैक्ट इन्फ्रेंस मेथड। एग्जैक्ट इन्फ्रेंस क्या रहेगा, इन्फ्रेंस जो है ना दो टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, आपका रहता है आपका एग्जैक्ट और आपका अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब सपोज आपके पॉपुलेशन है, बहुत सारे पॉपुलेशन है, तो एग्जैक्ट तो क्या बोलेगा, सभी पॉपुलेशन को, सभी सैंपल्स को कंसिडर करेगा, उसके प्रोबेबिलिटी के बेसिस में या उसके बेसिस में आंसर डिसाइड करेगा। अप्रोक्सीमेट क्या बोलता है, बहुत सारे पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके मैं कुछ सैंपल्स ले लेता हूँ, कुछ सैंपल्स ले लूंगा, उस पर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो बोलूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी आ रहा है। ऐसा क्यों करता है अप्रोक्सीमेट, बोलता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए अप्रोक्सीमेट आपका कुछ सैंपल कर लेता है। तो जहां पर भी सैंपलिंग आएगा ना, ध्यान रखना वो अप्रोक्सीमेट रहता है। तो सैंपलिंग कहाँ का है, ये आपका गिब्स सैंपलिंग, रिजेक्शन सैंपलिंग, तो सी और डी आपका अप्रोक्सीमेट हो गया। हमें तो एग्जैक्ट पूछा है ना, तो ए एंड बी आपका एग्जैक्ट रहेगा। तो जरूरी नहीं ना, ये तो कुछ रैंडम भी दिया रह सकता है। तो वेरिएबल एलिमिनेशन, वेरिएबल एलिमिनेशन क्या करता है, जो हिडन वेरिएबल्स है ना उसको एलिमिनेट कर देता है। एक एक ऐसे डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करता, एक एक करके लाइन से आपको कैलकुलेट करेगा और एलिमिनेट कर देगा। एन्यूमरेशन क्या करता है, हिडन वेरिएबल्स को लाइन से उस पर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ए एंड बी क्या हो गया, वो एग्जैक्ट इन्फ्रेंस के टाइप्स हो गए। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सैंपलिंग का आपको पता रहना चाहिए लॉजिक, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। रिजेक्शन सैंपलिंग के बारे में आगे क्वेश्चन होगा, उससे और पता चल जाएगा। इफ ऑल यूटिलिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय -1 मिनिमैक्स डिसीजन इज। तो ये मिनिमैक्स इसमें आता है एडवर्सरियल में, एडवर्सरियल, ठीक है। एडवर्सरियल में जैसे सर्च में बताया गया था, अगर याद है फर्स्ट क्वेश्चन, तो दो आपके तीन सर्च रहते हैं। अनइन्फॉर्म में आपको कुछ पता नहीं रहता गोल के बारे में, इन्फॉर्म में आपको गोल के बारे में कुछ आइडिया रहता है, जैसे ह्यूरिस्टिक, ठीक है, एस्टिमेट रहता है ना। अगर वो अंडर एस्टिमेट करे तो आपका एडमिसिबल हो गया, एडमिसिबल हो गया तो आपका ऑप्टिमल हो जाता है। ए स्टार, है ना, ए स्टार में एफ क्या रहता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, एफ एच एन प्लस डी एन ये रहता है, ठीक है। तो वो बी ए स्टार बी एफ एस सी अप्लाई करता है, एफ फंक्शन पे अप्लाई करता है और प्रायोरिटी क्यू करता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में आपको कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। देन आपका एडवर्सरियल में 2 प्लेयर्स रहता है। 2 प्लेयर्स में आपका एडवर्सरियल में 2 मेथड्स रहते हैं, एक आपका मिनीमैक्स रहता है और दूसरा रहता है अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो दोनों सेम आंसर देंगे। मिनीमैक्स क्या बोलता है, मैक्स आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनी आपका 2 प्लेयर रहता है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है, यही रहेगा। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या बोलता है, मैं भी यही काम करूंगा, बट मैं एक चीज एक्स्ट्रा कर दूंगा कि जहां पर भी अगर कोई ग्राफ है ना, जहां पर भी मैं ट्रेवल कर रहा हूं, अगर कभी भी मैं नीचे गया, ये बैक ट्रैक करता, दोनों बैक ट्रैक करता, ध्यान रखना। अगर कभी भी मैं नीचे जा रहा हूँ, अल्फा ग्रेटर देन बीटा मिल गया, तो मैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, तो मैं वो सपोज ये नोट पे मिला, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो नोट पे प्रून कर दूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, तो वो क्या होता है, थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हो गए। अब क्या बोलता है कि मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं, -1 सब जगह मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो गया, मैंने बोला मिनिमम वैल्यू रहता है, मैक्सिमम वैल्यू रहता है। सपोज ये आपका 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, मिनिमम है, तो ये आपका तो मिनिमम वैल्यू देगा ना, तो बाय डिफॉल्ट 2 देना चाहिए। लेकिन अगर मैं -1 कर दूं तो मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दूं तो -3 ले लेगा, पहले 2 लेता -3 लेगा, क्योंकि -1 × 2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखते हैं, ऑलवेज अनचेंज, तो डिसीजन क्या हो जाएगा, अनचेंज। रैंडम रहेगा क्या, रैंडम तो रहता नहीं। ऑलवेज रिवर्स, तो हमेशा रिवर्स हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग फैक्टर, ब्रांचिंग फैक्टर होता है कि उसके कितने चाइल्ड होने चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रूथ टेबल फॉर 8 वेरिएबल्स। तो अगर 8 वेरिएबल है तो ट्रूथ टेबल में कितने वैल्यूज, कितने रोज रहेंगे, ठीक है। तो सपोज आपके दो वैल्यूज है पी क्यू, तो आपका क्या क्या रहता है, ट्रू ट्रू रह सकता है, ट्रू फॉल्स रह सकता है, फॉल्स ट्रू रह सकता है, फॉल्स फॉल्स रह सकता है। कितने हो गए, 4। इसको कैसे निकालते हैं, पी के कितने वैल्यूज है, 2, क्यू के कितने वैल्यूज है, 2, तो आपके 2 × 2 या 2⁻2 आपका, ये आपके 4 वैल्यूज रहेंगे। तो अगर 8 वेरिएबल्स है तो क्या हो गया, सभी आपके ट्रूथ टेबल है, या तो ट्रू रहेंगे फॉल्स रहेंगे, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 8 टाइम्स, मतलब क्या हुआ, 2⁸8। अब ये कितना होता है, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, 32 × 64, 64 2 × 128, 128 2 × 256, तो 256 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ यूटिलिटीज दिया है, अब ये बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, ग्राफ दिया गया तो एकदम करेक्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगा। मैक्स रूट है, फिर ट्री में क्या मैक्स रूट है, मिनिमम लेवल, मैक्स लेवल है, फिर लीव्स है, तो आपको ये लीफ का यूटिलिटी गिवन है, तो मिनिमैक्स वैल्यू निकालना है। तो पहले तो आपका मैक्सिमम रूट डायरेक्टली दिया, मैक्सिमम रूट, अब उसके मिनिमम लेवल, है ना, तो ये आपका मैक्स है, ये मैक्स रूट है, फिर आपके मिनिमम लेवल, पहले आपको बना दो,
ये आपका मिन, ठीक है, ये हुआ। देन क्या है फिर मैक्स लेवल, तो सबके दो दो चाइल्ड भी बना दो, ये आपके मैक्स हो गए, ये हुआ, देन ये हुआ, ठीक है। अब आपके लीफ ये मैक्स बना दिए, मिड लेवल बना दिए, मैक्स लेवल बना दिए। अब नीचे क्या लीव्स है, लीव्स के लिए अगेन आपके दो दो चाइल्ड बना दो, ठीक है, ये दो बन गया। मैं थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा क्लोज क्लोज बना रहा हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 2 8 6 1 4 7 3, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में या डायरेक्टली ग्राफ भी दिया रह सकता है, डायरेक्टली ग्राफ दिया तो फिर तो और ही अच्छा है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा भी दिया तो भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से बनाना, गलती मत करना। अब क्या बोलता है मैक्स वाला, क्या बोलेगा, मैं दोनों से आपको दोनों से मैक्सिमम लूंगा, तो ये 5 बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये 8 लेगा, ये क्या बोलेगा, ये मैं 4 लूंगा, ये यहाँ से क्या है, 7 आया। अब मिन क्या बोलेगा, मैं तो मिनिमम लूंगा, इन दोनों से मिनिमम क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इन दोनों से मिनिमम क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब मैक्स क्या बोलेगा, मैं अगेन मैक्सिमम लूंगा, तो ये आपका 5 हो गया। तो इस तरीके से मिन मैक्स काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग का थोड़ा अलग हो जाता है, सेम है, बस वो आपका अल्फा और बीटा और ऐड हो जाता है। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, बेटर नोड ऑर्डरिंग इंक्रीजेस प्रूनिंग। अब आपका वैसे तो क्वेश्चन में और क्लियर करना चाहिए था, ये आपका अल्फा बीटा प्रूनिंग और मिन मैक्स की बात कर रहा है, तो बेटर नोड ऑर्डरिंग इंक्रीजेस प्रूनिंग, तो आपका क्या नीचे जाता है। अगर इसमें देखें कहीं पर भी आपके अल्फा दो वेरिएबल रहते हैं, अगर कहीं पर भी अल्फा बीटा जो है अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो गया तो आपका प्रून हो जाता है। तो आपका अल्फा बीटा किस पे डिपेंड करता है, किस ऑर्डर में जा रहे हो, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये ऐसा गया, तो ये बैक ट्रैक करते जाते हैं। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑर्डर आपका अल्फा बीटा का मेथड का पूरा मैं मेथड का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, और ये मैंने कोर्सेज में कवर किया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ऑर्डर डिपेंड करता है, ऑर्डर से आपका प्रूनिंग के ऑर्डर मतलब ऑर्डर के कारण प्रूनिंग डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर नोड, अगर बेटर नोड ऑर्डर हुआ तो प्रूनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, सही है, बिल्कुल हो सकता है। अल्फा बीटा चेंजेस मिनिमैक्स वैल्यू, अब दो मेथड है, ध्यान रखना, अल्फा बीटा वैल्यू कभी मेथड कभी भी दूसरा वैल्यू नहीं देगा, सेम वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये क्या बोला, चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, सेम वैल्यू देता है। तो अल्फा बीटा बेटर क्यों है, बेटर इसीलिए है कि अगर आपको कभी भी अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा मिला, तो अगर नीचे जाते वक्त मिला, ध्यान रखना, ऊपर जाते वक्त मिला तो ध्यान नहीं करेंगे, नीचे जाते वक्त मिला तो आप क्या करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, प्रून कर देंगे, वहां पर आपको ऑलरेडी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज मिनिमैक्स, सेम हो सकता है कि वर्स्ट केस में अगर आपका कहीं अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं मिला नीचे जाते हुए, तो आप प्रूव नहीं करोगे, तो सभी नोट्स पे जाना पड़ेगा, सभी नोट्स पे जाना हो गया, तो सेम हो गया मिनिमैक्स की, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस की बात करें, प्रूनिंग में अवॉइड एवल्यूटिंग सम लीव्स, ऑब्वियसली प्रून करोगे तो सब लीव्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो अवॉइड कर सकता है प्रूनिंग, ठीक है। तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक इज ऑलवेज, तो मैंने पहले अगर ए स्टार का ध्यान रखोगे, दो प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने, आपका एडमिसिबल और आपका कंसिस्टेंट, तो मैंने एडमिसिबल तो बता दिया था, कंसिस्टेंट नहीं बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन में बताना था मेरे को। तो आपकी दो प्रॉपर्टी रहती है, सपोज आपके ग्राफ है ना, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है या इंटरमीडिएट है, सपोज ये आपका एंड नोड है और ये आपका गोल है, तो आपका जो ह्यूरिस्टिक है, सपोज आप यहाँ पर है, तो एच एन है लेस देन इक्वल टू एच स्टार एन, एच स्टार एन मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट, है ना, एन से गोल तक जाने का एक्चुअल कॉस्ट, अगर उससे कम है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडमिसिबल है ना। एडमिसिबल तो देखे थे, कंसिस्टेंट क्या बोलता है, सपोज आप एस पे है ना, तो एच ऑफ एस, ह्यूरिस्टिक ऑफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू, अब यहां से यहां तक जाने का एस से एन, अगर मैं एच स्टार एस लिखा ना तो इसका मतलब होगा एस से गोल तक जाने का, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एस टू एन जाने का, मतलब अब नेबर पे चलेगा। अब नेबर से ह्यूरिस्टिक का देखो, नेबर से ह्यूरिस्टिक क्या, अगर दोनों को ऐड करोगे और उससे कम है एक्चुअल ह्यूरिस्टिक, तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक इज ऑलवेज, अब यहाँ पर जो कंसिस्टेंट है ना, ऑलवेज सबसेट रहता है एडमिसिबल के, तो आपका कंसिस्टेंट रहेगा। तो आपका कैसे बनाएंगे, अगर आपका वेन डायग्राम बनाए तो ये आपका एडमिसिबल है, ये आपका कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट है तो एडमिसिबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका मैंने प्रूफ कोर्स में बताया है, ऑब्वियसली सब चीज मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और वो डेरिवेशन तो कभी पूछेगा ही नहीं, लेकिन समझने के लिए मैंने कोर्स में बता दिया, ताकि आपको कभी भी कुछ डाउट आए तो वो कभी भी कुछ डिराइव करो ना, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं रटने बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रट लेना, लेकिन अगर आपको समझना है तो कोर्स से बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे याद करोगे, कौन किसका सबसेट, कभी आप कंफ्यूज मत हो कि एडवर्सरियल तो सबसेट नहीं है, तो सॉरी एडमिसिबल तो सबसेट नहीं है, तो आपका सी है, ऐसे याद रखो, चार्टेड अकाउंट लेते हैं ना, तो सी हमेशा अंदर आएगा, है ना।
तो कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक इज ऑलवेज, ये आपका सबसेट है तो एडमिसिबल तो रहेगा ही रहेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नॉन एडमिसिबल रहेगा नहीं, नेगेटिव का कोई है नहीं, एग्जैक्ट भी नहीं, ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, पी ऑफ डी दिया है, पी ऑफ पोजीशन गिवन डी दिया, पी ऑफ पोजीशन गिवन नेगेशन ऑफ डी दिया है, देन पी ऑफ डी गिवन पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ डी इंटरसेक्शन पोजीशन बाय पी ऑफ पोजीशन। अब इसमें क्या क्या दिया है, पी ऑफ पोजीशन नहीं है तो उसको निकालेंगे, ठीक है, उसका और फॉर्मूला लिखते हैं। फिर पी ऑफ डी इंटरसेक्शन पोजीशन ये भी नहीं दिया तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो पी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, डी गिवन पोजीशन है तो, लेकिन पोजीशन गिवन डी दिया तो पोजीशन गिवन डी इनटू पी ऑफ डी, ये हो जाएगा पी ऑफ डी, पी नहीं है ना ये हो। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पी ऑफ पोजीशन गिवन डी यहाँ से आ जाएगा, पी ऑफ डी आपको गिवन है यहाँ से आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो पी ऑफ पोजीशन गिवन डी इंटू पी ऑफ डी बिल्कुल है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, पी ऑफ पोजीशन गिवन नेगेशन ऑफ डी इंटू पी ऑफ नेगेशन ऑफ डी, ये हो गया। तो ये आपका पी ऑफ पोजीशन का फॉर्मूला हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू, पी ऑफ पोजीशन गिवन डी ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.95 हो जाएगा, इंटू पी ऑफ डी ये आपका 0.01 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में ये और ये तो सेम ही है तो यही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पी ऑफ 0.95 इंटू 0.01 प्लस, ये आपका ब्रैकेट लगा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला में भी लगाना चाहिए था, ठीक है, इंटू पी ऑफ पोजीशन गिवन नेगेशन ऑफ डी, तो ये आपका 0.05 गिवन ही है ना, इंटू पी ऑफ नेगेशन ऑफ डी, नेगेशन ऑफ डी तो गिवन ही है ना, लेकिन पी ऑफ डी गिवन है तो नेगेशन ऑफ डी कितना हो जाएगा, ये आपका 0.99 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया था, अब वापस कैलकुलेट कर लेना, ये आपका 0.161 समथिंग आ रहा है, लेकिन 2 डेसिमल तक है तो आपका 0.16 आ जाएगा, ठीक है, 0.16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड रिजेक्ट सैंपल्स इनकंसिस्टेंट विद एविडेंस। तो आपका सैंपल दिया है तो सैंपलिंग प्रोसेस होना चाहिए, तो पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दो, गिब्स हो सकता है, मिनिमैक्स हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल एलिमिनेशन तो ये आपका सैंपलिंग है नहीं तो ये तो नहीं रहेगा, तो ये क्या बोल रहा है, रिजेक्ट्स तो रिजेक्शन इसी में आ रहा है ना, डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्या, होना चाहिए लॉजिकली तो ये है, लेकिन गेट में कभी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो घुमा के भी दे सकता है, लेकिन तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, रिजेक्ट सैंपल्स इनकंसिस्टेंट विद एविडेंस। तो सपोज आपका ए गिवन बी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये आपका एविडेंस दिया है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर बी इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन सैंपलिंग भी क्या बोलता है, सैंपल करो, सपोज ये आपका पॉपुलेशन है तो सिर्फ वही सैंपल करो जिसमें b इज इक्वल टू 1 गिवन हो, अगर b इज इक्वल टू 1 नहीं है तो उसको सैंपल नहीं करना, उसको एलिमिनेट करना, तो ये भी तो वही बोल रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्शन सैंपलिंग। रिजेक्ट सैंपल्स इनकंसिस्टेंट विद एविडेंस, एविडेंस के उल्टा है, इनकंसिस्टेंट है तो उसको रिजेक्ट कर देना, मतलब वही सैंपल लेना जिसमें b इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। These statements are true, कौन सा ट्रू है, BFS DFS तो देख ही लिए थे, BFS इज कंप्लीट फॉर फाइनाइट ब्रांचिंग फैक्टर, अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट है तो ये कंप्लीट होगा। तो ब्रांचिंग फैक्टर क्या बोलता है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, अगर ब्रांचिंग फैक्टर बोला मैं इनफाइनाइट हूँ, मतलब इनफाइनाइट चिल्ड्रन होगा तो कभी सॉल्यूशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए अगर फाइनाइट होगा, फाइनाइट चिल्ड्रन रहेंगे तो ऑब्वियसली कंप्लीट रहेगा। BFS क्या रहता है, कंप्लीट भी रहता है, ऑप्टिमल भी रहता है। एक ही डिसएडवांटेज रहता है BFS में कि ये आपका मेमोरी ज्यादा रखता है ना, ये हुआ, और आपका BFS DFS है वो आपका अनइनफॉर्म सर्च रहता है, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे भी जाते हैं, उसमें ह्यूरिस्टिक नहीं रहता है ना। DFS इज ऑलवेज ऑप्टिमल, ये तो बिल्कुल ही नहीं रहता, ऑप्टिमल क्या BFS ही रहता है, DFS तो कभी ऑप्टिमल रहता ही नहीं है। A स्टार विद एडमिसिबल, ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल। A स्टार क्या रहता है, A स्टार भी आपका एक तो कंप्लीट एल्गोरिथम रहता है, दूसरा ये आपका BFS ही रहता है लेकिन वो उसमें प्रायोरिटी क्यों यूज करता है, ठीक है। और BFS किस पे अप्लाई करेगा, ये F फंक्शन पे। F फंक्शन क्या रहता है, ये आपका GN प्लस FN, तो ये तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया है ना, सॉरी ये HN है, तो ये GN प्लस HN, तो आपका ह्यूरिस्टिक अलग से आ जाता है। तो ह्यूरिस्टिक अगर 0 हो गया मतलब आगे का इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका BFS विथ वेटेड, ये आपका वेटेड, क्योंकि कॉस्ट लग रहा है ना, कॉस्ट सबका सेम नहीं है, BFS क्या है, सेम कॉस्ट होता है तब लगता है, तो ये आपका UCS यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, तो ये UCS क्या, BFS फॉर वेटेड ग्राफ है ना, उसमें प्रायोरिटी क्यों लगता है, तो ये आपका A स्टार आ गया तो BFS विथ प्रायोरिटी क्यों लगता है, FN पे प्रायोरिटी क्यों लगेगा, वो GN प्लस HN रहेगा। तो GN तो क्या एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन अब फिर किस पर डिपेंड करेगा, HN पे। अगर HN एडमिसिबल रहा तभी A स्टार एडमिसिबल रहेगा, अगर ये आपका ओवर एस्टिमेट कर गया या फालतू वैल्यू दे रहा है बहुत ही, किसी से पूछे कि आपको
सपोज बेंगलोर से सपोज आपको हैदराबाद जाना है, तो बोलेगा नहीं नहीं 5-6 दिन लग जाएगा। अगर आप फ्लाइट से जाओ 5-6 दिन लग जाएगा, एकदम ही उल्टा बता दिया, बेकार बता दिया। तो क्या ये ऑप्टिमल रहेगा? क्या बिल्कुल ऑप्टिमल नहीं आएगा, क्योंकि आप तो उसकी बात मान लोगे ना। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो आपका एडमिसिबल रहना चाहिए, अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। सपोज आपके 2 घंटे लगे, तो अगर 1 घंटा भी बोला ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यूसीएस एक्सपांड्स लोवेस्ट पाथ कॉस्ट नोड फर्स्ट। तो आपका यूसीएस क्या है? ये अगेन बीएफएस है, किसके लिए अप्लाई करता है? वेटेड के लिए करता है ना। वेटेड प्रायोरिटी क्यू। अगर बीएफएस ऑप्टिमल है तो ये भी क्या रहता है? ऑप्टिमल ही रहेगा। तो ये आपके तीनों क्या हो गए? ये आपके सही। तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये हो गया। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऑब्वियसली मैंने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन है उसके थोड़ा एक्स्ट्रा रिवाइज करा दूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए, प्लस रिवीजन हो जाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप में कंफ्यूजन आ जाएगा। सपोज आपको बीएफएस डीएफएस बिल्कुल ही नहीं पढ़ी होगी, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, लेकिन एक्चुअल पढ़ने के लिए आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही कोर्स करो, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो से पूरा प्रॉपरली प्रीवियस ईयर वीडियो से अलाइंड करके या प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर किया है, तो आप उसको करोगे तो आप परचेस कर सकते हो। और कुछ भी डाउट है तो आप कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन टेलीग्राम में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज जो है वो तो बिल्कुल ही देना, फ्रीली अवेलेबल है, कोई घाटा नहीं है अगर यहाँ पर से दे दोगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।